Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Prataksha Devedi and you all know that we have completed the chapter Gender, Religion and Caste जो कि हमारे 10th के civics का 3rd chapter है. तो अब आपको भी पता है कि it's time for its back exercises. So let's discuss the back exercises and while discussing हम chapter भी revise कर लेंगे. So I welcome you all again and without any further ado let's start. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स मेंशन करने हैं जिसमें विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया. कि या तो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें औरतों के साथ भेदभाव होता है और उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है. ठीक है, अब सबसे पहला अगर इसमें कोई हम कंसिडर करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल वेजेस. जब हम बात करें, भले ही हमारा कौन सा एक एक्ट आया है आप लोग रिकॉल करिए, इक्वल न्यूमरेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत for the same amount of work for the same time a man and a woman are supposed to be paid equal. but ऐसा नहीं होता है. चाहे अगर आप पब्लिक सेक्टर्स को छोड़ दें और अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो ये बहुत रेयर केसेस में हमें देखने को मिलता है. women are not paid equal. आज भी जो women लेबरर हैं वो भले ही आदमी से ज़्यादा काम कर रही हूँ बट दे आर स्टिल अंडरपेड. हम अगर द वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड की बात करें तो उसमें आप बहुत सी लीडिंग एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज सुन सकते हैं वेयर दे से कि लाइक इफ अ एक्टर इज बीइंग पेड 50 crore or 60 crore for a movie, then a woman, an actress will be paid around 10 crore or 15 crore. So the difference is huge. तो अभी भी इंडिया इक्वल वेजेस देने में बहुत ज़्यादा पीछे है. उसके बाद दूसरा आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा आता है हमारा हायर एजुकेशन. ठीक है, हायर एजुकेशन हमारा आता है जिसके बाद जो हमारे डिटेल्स हैं, जो हमारे सेंसस निकलते हैं, हमारी वेरियस रिपोर्ट्स निकलती हैं उसमें, ठीक है, विमेन ड्रॉप आउट्स का जो रेशो है वो बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू बॉयज और मेल ड्रॉप आउट्स. या फिर अ लॉट ऑफ विमेन दे डू नॉट इवन कंटिन्यू देयर स्टडीज. ठीक है, वो अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू भी नहीं करती हैं, हायर स्टडीज. स्कूल ख़त्म फिर उन्हें घर के कामों में लगा देते हैं बिकॉज a lot of people are living with the same mentality कि भाई लड़की है इसमें इतना इन्वेस्ट करके फ़ायदा क्या है, उतना इसकी शादी में इन्वेस्ट करेंगे. राइट, तो इसीलिए लड़कियां हायर एजुकेशन की तरफ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाती हैं बहुत सी जगहों पे. उसके बाद आता है हमारा, हम बात करें अगर लिटरेसी की तो फीमेल लिटरेसी रेट is comparatively a lot lower to the male literacy rate. ओके, उसके बाद एक हमारा आता है जो सबसे एक कॉमन चीज़ है, दैट द नंबर ऑफ विमेन CEOs you will be seeing is comparatively a lot less than the number of male CEOs. तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि हाई पेड जो जॉब्स होंगी हमारी, ठीक है, वो जॉब्स जिसमें औरतों मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट होती है, एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है. जैसे मैंने अभी आपको किसका एग्जाम्पल दिया था, किसी कंपनी के CEO का. ओके, मैंने आपको किसी कंपनी के CEO का एग्जाम्पल दिया था. तो विमेन आर कंसिडर्ड
less efficient for such high posts for reason which even nobody can say. बस उनको ये लगता है कि इंडियन women जो है वो इतनी केपेबल नहीं है, या विमेन इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हो रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है. ठीक है, तो दे कंसिडर दैट विमेन आर नॉट एफिशिएंट इनफ. जबकि अगर हम डिटेल्स देखें, ये हमारी बुक्स में भी प्रोवाइडेड है कि इंडियन वुमेन वो एवरेज 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं इन कंपैरिजन टू इंडियन मेन, एंड स्टिल दे आर अंडर पेड. ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया. ओके, और अगर हम एक लास्ट पॉइंट ले लें जो कि थोड़ा एथिकल बेसिस पे हो जाएगा, तो वो हमारा कौन सा पॉइंट होगा? वो हमारा होगा जो हमारे हाउसवाइफ्स होती हैं, या जिन्हें हम होम मेकर भी कहते हैं. इट इज अ जॉब which is 24/7, which has no holiday. Okay, yet people see it as the most degrading job for some reason. They do not value it, they do not respect it. Even ऐसी बहुत सी feminist theories भी आई थी जहाँ पे ये बोला गया था कि जो हमारे रिपोर्ट्स निकलती हैं, ठीक है, उसमें हमें हाउसवाइफ्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसे भी काउंट करना चाहिए. बट जस्ट बिकॉज हम इनके कंट्रीब्यूशन को मॉनेटरी बेसिस पे प्लांट नहीं कर सकते, इसीलिए इनका कंट्रीब्यूशन एकदम नलिफाई हो जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग. एंड इसीलिए अ लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स who will even be working 24/7 in their houses, उनको डिसक्रेडिट कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज फॉर द रीज़न कि वो कुछ कमा नहीं रही हैं. ठीक है, और उनका जो सपोर्ट उनकी फैमिली को है, जो मेजर सपोर्ट वो अपनी फैमिली को देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ़ योर मदर इज़ अ हाउसवाइफ, एक दिन अगर आपकी मम्मी गलती से नहीं, अगर आपकी मम्मी बीमार पड़ जाए तो उस दिन पूरे घर में ऐसा लगता है कि उथल पुथल मच गई है कि खाना कैसे बनाना है, या ये काम कैसे करना है, या वो काम कैसे करना है. उस एक दिन में हमें हाउसवाइफ्स की जो वैल्यू है वो समझ में आ जाती है. बट द मोमेंट शी इज ओके, शी विल गेट बैक टू हर वर्क विदाउट एनी सपोर्ट, शी विल बी वर्किंग, और उसके बाद हम फिर से डिस्क्रेडिट करने लगते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को. तो ये हो गया हमारे 5 पॉइंट्स जहाँ पे इंडियन women आर डिसएडवांटेज्ड एंड disrespected. Now let's move to the another question that says, state different forms of communal politics with one example each. अब हमने कल ही communal politics पढ़ा था, right? जेंडर हमने एक दिन पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने communal politics पढ़ी थी, और फिर हमने caste politics पढ़ी थी. तो यहाँ पे हमें कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में बताना है और हर एक का एक एक एग्जाम्पल भी स्टेट करना है. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहला याद करें तो हमारा क्या होगा? जो हमारी कम्युनल पॉलिटिक्स होती है वो किसका रूप ले लेती है? रिलीजियस प्रेजुडिसेस का. फिर जो हमारे रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स होते हैं, इन सब का जो हमारी कम्युनल पॉलिटिक्स है वो इन सब का रूप ले लेती है. और उसके बाद जो एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है ना इंडिया के पॉलिटिक्स में, वो होती है दैट वन रिलीजन वंस, एक का रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर्स. के मतलब मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से ऊपर है, या दूसरा इंसान बोलेगा नहीं मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से ऊपर है. अभी अगर हम हरियाणा कॉन्फ्लिक्ट की बात कर ले तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कम्युनल राइट्स ही तो है ना वो, बिकॉज दे आर बेसिकली हिंदू मुस्लिम राइट्स. तो ये हमारा सबसे पहला हो गया कम्युनल पॉलिटिक्स में जो हमारे रिलीजियस प्रेजुडिसेस हैं,
ठीक है, उसके बाद स्टीरियोटाइप्स हैं, उसको लोग कंबाइन कर देते हैं पॉलिटिक्स के साथ एंड देन वो एक वेइंग स्केल पे आ जाता है कि ओके माय रिलीजन इज अबव योर्स और माइन इज यू नो अबव योर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि लोग क्या बोलते हैं कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अ पर्टिकुलर if you are not from the same community then you cannot be from the same social community also। इसीलिए यहाँ पे और क्या क्या हो जाते हैं, हमारे social divisions भी हो जाते हैं। ओके, हमारे सोशल डिविजन्स हो जाते हैं ड्यू टू कम्युनल डिविजन्स। कल हमने पढ़ा भी था, उसमें क्या लिखा था कि अगर लोगों को ये लगता है कि भाई एक पर्टिकुलर इंसान है वो भले ही सेम रिलीजन से बिलोंग कर रहा हो बट अगर उसके बिलीव्स अलग हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हिंदूज में भी कास्ट डिवीजन है, वैसे ही अगर हम इस्लाम में शिफ्ट हो तो शिया और सुन्नी का डिवीजन है एंड इफ यू शिफ्ट मोर टुवर्ड्स दी क्रिश्चियनिटी देन वी हैव कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। वैसे ही हमारे जैनिज्म में होते हैं श्वेतांबर, दिगंबर, तो ये सारी जो डिविजन्स हैं इसमें सेम रिलीजन के होते हुए भी इनकी प्रैक्टिसेस अलग हो जाती हैं और इसी में एक सोशल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है कि अगर आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हैं तो आप हमारे उस सोशल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हो और यहाँ पे भी बहुत से कम्युनल राइट्स और कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम काउंट करें हमारा एक और पॉइंट, अच्छा इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे अगर हम हिंदू धर्म का एग्जाम्पल लें तो हमारा जो कास्ट डिवीजन है, ठीक है, अब तो काफी हद तक कम हो गया है, पर अनटचेबिलिटी पॉज दिया है इसमें। सो एज वी हैव सीन कि ये हमारे दो कम्युनल पॉलिटिक्स के डिफरेंट फॉर्म्स थे और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किया। अगर हम सोशल डिवीजन की बात करें तो हमारा कास्ट डिवीजन अनटचेबिलिटी हो जाता है स्पेशली इन दी हिंदू कम्युनिटी एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द कम्युनल पॉलिटिक्स व्हिच इंक्लूड्स रिलीजियस प्रेजुडिसेस एंड कि आवर रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर्स एंड अदर्स रिलीजन इज सुपीरियर टू आवर एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें भी हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। ओके ओके, नाउ अनदर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो काफ़ी बोल्ड शब्दों में हमारे बुक में भी लिस्टेड है इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ओके, अब जैसे जैसे हमारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या होता है, जैसे जैसे हमारे इलेक्शंस पास आ रहे होते हैं, ठीक है, वैसे वैसे डिफरेंट आपकी जो रैलीज होती हैं, कैंपेन्स होते हैं, उसके स्पीचेस में आपको कम्युनिटी रिलेटेड, ठीक है, कम्युनल स्पीचेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उसमें से बहुत सारी फेवरिंग स्पीचेस होती हैं क्योंकि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे होते हैं जो एक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे होते हैं और फिर वो जब मास एड्रेस करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के फेवर में एड्रेस करते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे भी हमारे नेता होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि हेट स्पीचेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल सीन इलेक्शंस में, इंडियन इलेक्शंस में तो बहुत ही कॉमन है एंड इट्स नॉट जस्ट इंडियन इलेक्शंस। हमें लगता है कि जो भी चीज़ें पॉलिटिक्स में गलत हो रही है वो सिर्फ इंडिया में ही हो रही हैं, बट हम जब अपने होराइजन्स को थोड़ा वाइडन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राजनीति चीज़ें ऐसी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ ना कुछ गड़बड़ हर जगह हो रही होती है। ठीक है, तो वही हमारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जिसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं हेट स्पीचेस इन election campaigns. Okay, so these are the examples. एक लास्ट जो अभी हमने देखा नू में, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमारा क्या हुआ था, वहां पे हमारा कम्युनल राइट्स हुए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस तरह से कास्ट इनइक्वालिटीज अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं इंडिया में। ठीक है, अब देखिए इसमें वैसे तो बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है, बट सबसे पहला सबसे पहला जो मैंने लाइन लिखी, दैट इवन दो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल इन इंडिया पीपल स्टिल प्रैक्टिस इट। मैंने अपने बहुत से लेक्चर्स में ये चीज़ पहले भी बताई है एंड आई वुड लाइक टू से इट अगेन कि जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को उस कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की किताब में लिख के चले गए, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें आज भी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस हो रही हैं। डाउरी इलीगल है पर खुले आम डाउरी दी जाती है, क्रोर्स एंड क्रोर्स की डाउरी ली जाती है और दी जाती है, तो ऑन ग्राउंड उसको नहीं माना जा रहा है। वैसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इलीगल हो चुकी हैं, बट अभी भी अगर आप अपने गांव के एरियाज में जाएं तो आप वहां पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेवल पे आज भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा स्पेशली इन अर्बन एरियाज। ठीक है, जो हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रुप होते हैं वो मोस्टली अपर कास्ट पीपल होते हैं एंड दे आर नॉट पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस तो उनको हम मोस्टली ऐसे वो माइग्रेटेड होते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू एन अर्बन एरिया एंड दे आर मोस्टली इंडल्ज्ड इनटू द वर्क्स ऑफ सम लेबर वर्क और some sort of a domestic help। तो ये सारी चीज़ें उनको उनका एजुकेशन लेवल अभी भी इतना अप नहीं होता है मेजॉरिटी में कि वो कोई हाई प्रोफाइल या वाइट कॉलर जॉब्स कर सके। इसीलिए अगर आप अर्बनाइजेशन के अंडर अर्बन एरियाज के मिडिल क्लास को स्टडी करेंगे तो उसमें जो मेजर कास्ट कॉम्पोजिशन है वो आपको अपर कास्ट का ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह से हमारी कास्ट इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी स्ट्रिकन भी मोस्टली हमारे लोअर कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस ही होती हैं। वैसे ही अगर हम बात करें इनके इनकम स्टेटस की, हमने बात करी, पॉवर्टी स्ट्रिकन, लिटरेसी की बात करें तो खैर अब तो काफ़ी हद तक रिजर्वेशन की वजह से चीज़ें सुधर गई हैं, वरना तब अगर हम पहले के अकॉर्डिंग ये चीज़ टैली करते तो बहुत दिक्कत होती थी एंड मेजॉरिटी ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस दे वर नॉट एजुकेटेड एंड इवन इफ दे वांटेड कि हम जाके पढ़ें तो जो अपर कास्ट डोमिनेशन था वो उनको पढ़ने नहीं देता था। और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव अ रूरल बैकग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा, आपके बाबा दादी जो भी हैं वो लोग अगर गांव से हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा होता था। एंड इफ़ यू बिलोंग टू अपर कास्ट देन दे विल टेल यू कि हम तो नहीं बिठाते थे उन लोगों को अपने साथ, वो अपना लेके आते थे, दूर बैठते थे। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस तो उन्होंने तो वो चीज़ ऑन ग्राउंड फेस करी है, तो वो आपको और बेटर बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो ये हमारे 4 इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमने लिस्ट कर दी हैं। ओके, उसके साथ अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करें
तो ऐसा नहीं है कि जो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सब के सब रिच हैं और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो हमेशा पुअर हैं. वी हैव द बहुजन समाज पार्टी एंड वी नो दैट हाउ मच money the entire party and its member have. Okay, same goes with the Samajwadi party, and there are a lot of parties and a lot of people who are from the backward classes, yet they are very rich. But अगर हम रेशो देखें तो जो अपर कास्ट हैं उनका रिच मतलब उनका जो स्टेटस है कंपैरेटिवली इज मोर देन कंपैरिजन टू दी backward classes. Okay, now let's move to the other question. The other question says that we have to state 2 reasons to say that caste alone cannot determine election results in India. हमने पढ़ा था कल कि किस तरह से जाति के आधार पर राजनीति, ठीक है, caste and politics they at times go hand in hand when it comes to the Indian politics. बट इस क्वेश्चन में हमसे कुछ अलग पूछा है क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी. हमने क्या पढ़ा था? पॉलिटिक्स कैन बी कास्ट ड्रिवन बट कास्ट कैनॉट बी पॉलिटिक्स ड्रिवन. ओके, तो यहाँ पे हमसे वही पूछा है कि ऐसे 2 क्या कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि कास्ट अकेले नहीं डिटरमाइन कर सकती है इलेक्शन रिजल्ट्स को. अब आपने बहुत बार अगर हम इसके अगर हम इसके फेवर में बात करें तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पार्टीज हैं वो कास्ट कॉम्पोजिशन को पहले स्टडी करती हैं, ठीक है, फिर वो ये देखती हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा हैं और फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस कैंडिडेट को खड़ा करती हैं वो मोस्टली ये होता है कि वो उसी कास्ट के होते हैं ताकि फिर वो ऐसे एम्पैथेटिक स्पीचेस दें कि जो वहाँ पे मेजॉरिटी कास्ट है उसे ये लगे कि ये इंसान अब हमारा भला करेगा ही करेगा. अब अगर जनरल कैटेगरी ज़्यादा है क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता तो उनका दुख अलग है. वहाँ पे किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया और फिर वो क्या बोलेंगे कि आप हमें सत्ता में लाइए, हम EWS का जो कॉम्पोजिशन है वो बढ़ा देंगे, हम EWS का जो रिजर्वेशन सीट्स है उसे इंक्रीज कर देंगे, जो परसेंटाइल या परसेंटेज होती है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो वहाँ पे जनरल कैटेगरी के फेवर में बात कर दी. अब वैसे ही अगर कोई स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, मान लीजिए आप MP है, सेंसस के हिसाब से अगर हम 2011 का सेंसस पढ़ें तो MP में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है ऑल ओवर दी इंडिया. तो अगर MP का कोई ऐसा स्टेट, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर आप एक ट्राइबल कैंडिडेट खड़ा कर दें तो वो ट्राइबल कैंडिडेट फिर ऐसे एम्पैथेटिक स्पीचेस देंगे कि हम आपको रियूनाइट कर देंगे आपके फॉरेस्ट्स के साथ, वील गिव यू द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़, आपके लिए हॉस्पिटल्स यहाँ पास में बनवा देंगे. क्योंकि अगर हम इंडिया का कास्ट या फिर क्लास कॉम्पोजिशन देखें तो सबसे ज़्यादा जो लैक करते हैं वो है इंडिया के ट्राइब्स. और जैसे जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ या फिर झारखंड की तरफ जाते रहेंगे आप ये देखेंगे कि किस तरह से बेसिक एम्यूनिटीज़ भी जो वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्हें नहीं मिल रही है. तो इसी तरह से जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्हें वोट बैंक की राजनीति उनके साथ खेलते हैं. यहाँ पे हमने क्या देखा कि पॉलिटिक्स हो रही है कास्ट ड्रिवन, ठीक है, बट कास्ट पॉलिटिक्स ड्रिवन नहीं हो सकती है. अब जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पढ़ा था हमने वो ये पढ़ा था कि कोई भी पार्टी, ठीक है, वोट्स नहीं पा पाती उस सारे कास्ट या फिर कम्युनिटी के. नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और अ कम्युनिटी. अब मैंने जैसे आपको जिस जनरल एरिया का एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे जाके कैंडिडेट ने ये बोला इलेक्शन के कि हम आपके EWS के रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अगर 1000 जनता जनरल थी वो सुनने आई है तो 1000 के 1000 वोट उस पार्टी को मिलेंगे. यही चीज़ प्रैक्टिकली देखें तो पॉसिबल है कि नो पार्टी गेट्स ऑल दी वोट्स फ्रॉम दी ऑल द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी, ठीक है, वोट्स हमेशा स्कैटर होते ही होते हैं. तो ये हमारा हो गया एक पहला पॉइंट. उसके बाद जब लोग ये कहते हैं कि कास्ट सब
वोट बैंक का सबसे बड़ा एक फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये सच है, बट कास्ट इकलौता, जिसे हम कहेंगे ओनली फैक्टर नहीं है वोट बैंक का। ठीक है, बहुत सारे लोग कास्ट ड्रिवन होते हैं, बट मेजॉरिटी जनता अब कास्ट ड्रिवन नहीं है। तो जिन लोगों को अभी भी ये लगता है, उन्हें काफी हद तक एक गलत फहमी हम कह सकते हैं कि है। उसके बाद इंडिया में कोई भी हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को मेजॉरिटी, ठीक है, नहीं मिले हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से हमें ये क्लियरली, कास्ट वोट से मेरा मतलब है एक सिंगल कास्ट से। ठीक है, तो इन 3-4 एग्जाम्पल्स से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते। आपको सबके राइट्स और सबके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना पड़ेगा और सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं टारगेट करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज एंड कास्ट, क्योंकि वोट सिर्फ आप इलेक्शन एक कास्ट के बल पे नहीं जीत सकते, आपको सबके जो कॉन्फिडेंस है उसे जीतना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। The other question asks something that is very interesting and sad both, कि जो स्टेटस है विमेन रिप्रेजेंटेशन का इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडीज में वो क्या है। मेरा इससे पहले एक सीधा सा आपसे सवाल है कि आपने स्मृति ईरानी जी को देखा है, आपने निर्मला सीतारमण जी को देखा है, आपने ममता बनर्जी को देखा है, उसके बाद सोनिया गांधी हैं, ठीक है, सुषमा स्वराज जी थी, she was a legendary representative if we talk about, ठीक है, बट ये कुछ गिने चुने नाम हैं। और इसमें भी अगर मैं आपको बोल दूं कि आप कोई 20 फीमेल रिप्रेजेंटेटिव बता दीजिए जो कि अभी हैं, या इवन इफ दे आर नो मोर एटसेट्रा, तो आपको सोचना पड़ेगा। पर अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आप कोई 20 मेल रिप्रेजेंटेटिव बता दीजिए तो आप मुझे उंगलियों पे गिना देंगे। 10 तो मैं आपको अभी गिनवा दूं, योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, हमारे जयशंकर जी हैं, उसके बाद हमारे ये है रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो भी हमारे मेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके बाद हमारे नितिन गडकरी जी हो गए, पीयूष गोयल हो गए, तो ये द लिस्ट गोज ऑन। तो इसमें हम एक छोटे से एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि जो गैप है ना फीमेल रिप्रेजेंटेशन और मेल रिप्रेजेंटेशन का, वो बहुत ज़्यादा है। और अब तो तब भी रिजर्वेशन है, इसके चलते फीमेल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। उससे पहले तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि वी इंडिया वॉज लकी इनफ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फीमेल्स को डायरेक्टली राइट टू वोट मिल गया, वरना वर्ल्ड वाइड इतने मूवमेंट्स हुए थे। और मूवमेंट्स का रीजन क्या था? दैट विमेन शुड गेट राइट टू वोट। उसमें सबसे पहला जो हमारी कंट्री थी न्यूजीलैंड, उसने दिया था विमेन को द राइट टू वोट। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि स्टेटस क्या है विमेन रिप्रेजेंटेटिव का। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की हमारे बात करें, ठीक है, अब मैं लोकल गवर्नमेंट, हमारा 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है, तो हमारे लोकल गवर्नमेंट में 1/3 रिप्रेजेंटेशन, या फिर आप कह सकते हैं 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं फॉर विमेन। ठीक है, अब हमारा लोकल गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? जो हमारे ग्राम पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, ये हमारा 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम में आता है। But if we talk about the state legislative assembly and the parliament that is composed of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, we still do not have a very strong law regarding it. There have been bills जो कि प्रेजेंट किए गए हैं, बट वो बिल्स सालों से पेंडिंग हैं, तो हम एक स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन नंबर नहीं बता सकते। ओके, ओके, मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाते हैं।
अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, मैंने अपने सेक्युलरिज्म का मतलब मैंने आपको अपने बहुत सारे लेक्चर्स में भी समझाया है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो स्टेट है, ठीक है, और मैंने ये भी बताया है आपको कि सिविक्स में जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब होता है कंट्री। ओके, तो जो हमारी कंट्री है it has no national religion. Okay, the state has no national religion. It favors no religion, but it respects all the religions. अब इंडिया जैसी अगर कंट्री हो जो कि इतनी डाइवर्स है, जहाँ पे आपको मेजर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले रिलीजियस कॉम्पोजिशंस मिल जाएंगे, तो ऐसी कंट्री में अगर हम बात करें तो एक रिलीजन की कंट्री बनना बहुत मुश्किल है। अब एक रिलीजन की कंट्री कैसे होती है, जैसे कि हमारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, तो सबको पता है कि ये कंट्री इज बेसिकली एन इस्लामिक कंट्री। अगर आप हमारे वेस्ट एशियन कंट्रीज में चले जाएं, सऊदी अरब हो गया हमारा, मस्कट ओमान हो गया हमारा, दुबई हो गया, यूएई हो गया बेसिकली, तो ये सब इस्लाम ड्रिवन कंट्रीज हैं। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में चले जाएं तो आपको पता है कि वो क्रिश्चियनिटी ड्रिवन एक कंट्री है। बट इंडिया भले ही इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी है, बट इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। मतलब जो हमारा स्टेट है उसका कोई भी रिलीजन नहीं है, ना ही वो किसी एक धर्म को फेवर करता है, बट वो रिस्पेक्ट सारे धर्मों की करता है। तो अब इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो ये कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें ही लिखा है दैट इंडिया इज सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। दूसरा हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उसमें से एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें एक इंडियन सिटीजन को इस बात की छूट है कि जो भी उसका रिलीजन है, जो भी वो प्रैक्टिस करना चाहता है या चाहती हैं, वो उसे फॉलो कर सकती हैं, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही कोई सुपीरियॉरिटी बता सकता है कि मेरे रिलीजन को फॉलो करो या तुम अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये बाकायदा हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, प्लस जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें भी सेक्युलरिज्म बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। तीसरा हमारा, अगर हम इक्वालिटी, हमारे राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो उसमें धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये सख्त तरीके से इलीगल है। नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। When we speak of gender division, we usually refer to, जब भी हम gender based division की बात करते हैं तो उसमें हम बेसिकली क्या रेफर कर रहे होते हैं, biological difference between men and women, unequal roles assigned by the society to men and women, unequal child sex ratio, absence of voting rights for women in democracies। तो जब हम जेंडर डिविजन की बात कर रहे होते हैं तो हम ये बात करते हैं कि अनइक्वल रोल्स असाइन होते हैं फॉर द सोसाइटी में मेन को और विमेन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडिया में सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कैबिनेट्स एंड पंचायती राज बॉडीज। अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, हमारे पंचायती राज बॉडीज में हमारे थर्ड टियर में
गवर्नमेंट के। ओके, कंसिडर करनी है हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स कौन से बिलीफ पे होता है? एक रिलीजन दूसरे से बड़ा है, पीपल जो दूसरे धर्मों से बिलोंग करते हैं वो एक साथ खुश नहीं रह सकते एक बराबर सिटीजन्स के तौर पे। फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन वो एक ही कम्युनिटी के होते हैं। और स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर्स। स्टेट पावर जो होती है वो नहीं यूज हो सकती है एक रिलीजियस ग्रुप के डोमिनेशन को दूसरे रिलीजियस ग्रुप के डोमिनेशन के ऊपर बताने के लिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कम्यूनल उसकी जब हम बात करते हैं तो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर है, मोस्टली लोग ये बताना चाहते हैं। और एक फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वन कम्युनिटी, और लोग उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोगों को ऐड ही नहीं करना चाहते। आपको याद होगा मैंने आप लोग को सोशल डिवीजन पढ़ाया था, वही है ये। ओके, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में गलत है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहाइबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सही है, जस्ट पढ़ा था हमने। ऑफिशियल स्टेटस देता है एक रिलीजन को, ये गलत है। सारे इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए, ये भी सही है। और इंश्योर इक्वालिटी ऑफ सिटीजन विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, ये भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट थी हमारी स्टेटमेंट बी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल डिविजन बेस्ड ऑन डैश आर पिक्यूलियर टू इंडिया। सोशल डिविजन बेस्ड ऑन व्हाट आर पिक्यूलियर टू इंडिया, मतलब सोशल डिविजन किस बेसिस पे? हमारे कास्ट के, जाति के आधार पे जो डिवीजन होता है वो इंडिया के लिए सही नहीं है। ओके, अब हमें दिया है एक मैच list 1 with list 2 and select correct answers using codes within the following list. A person who believes in equal rights and opportunities for men and women, ये हो जाएगा हमारे feminists. A person who says that religion is the principal basis of community, religion के basis पे हो जाएंगे हमारे communist. A person who thinks that caste is the principal basis of community, casteist. और एक ऐसा इंसान जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करता धर्म के आधार पे, सेक्युलरिस्ट। सो इट इज 2 1 4 3। अच्छा, इसमें ऐसे है तो ये हो जाएगा BADC। BADC दिया ही नहीं है, एक सेकेंड, BADC, एक सेकेंड देखते हैं हम पहले का। अच्छा ऐसे है BADC, ठीक है, सॉरी, हो जाएगा ये हमारा BADC सेकेंड वाला। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विद ऑल द पेशेंस, और आई होप आपको डाउट्स नहीं होंगे। अब अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल।